जब भी किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं, नहीं फोन नहीं छोड़ूंगा, जब भी किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। रीजन आप सबको पता है, रीजन क्या है? ग्रेविटी। आज अपन इस क्लास में उसी ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे फिजिक्स का अगला चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे कि ग्रेविटी चीज क्या है। आपने सुना है कि हर चीज ऊपर से जब छोड़ दी जाती है तो नीचे आती है, वो क्या है? उसको क्या वो केवल अर्थ के ऊपर ही काम करती है क्या, और प्लैनेट्स के ऊपर भी काम करती है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके अलावा फिर इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में एक ही वीडियो के अंदर, इस वन शॉट के अंदर। तो नोटबुक निकालो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ग्रेविटेशन क्या पढ़ना है भैया? ग्रेविटेशन। करें स्टार्ट? चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी क्या होता है? तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। पहली बात समझो, ग्रेविटेशन का मतलब केवल अर्थ, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आपको अर्थ की तरफ खींच रही है वो ग्रेविटेशन है, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उन सब के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने हमेशा दिमाग में ये कंफ्यूजन होता था कि अपना सोचते हैं क्या है कि जो आपके कोई सामान आपने छत पे से गिराया तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, तो अर्थ का जो फोर्स होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ग्रेविटी है? नहीं, वो ग्रेविटेशन है नहीं। ग्रेविटेशन क्या है? पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको अपन ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटी स्पेसिफिकली रेफर्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटी है उसको अपन बात कर लेते हैं, जो अर्थ और उसके अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको अपन ग्रेविटी बोलते हैं। बट ग्रेविटेशन क्या है? वो तो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है, वो हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स होता ही है। जब हम अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई एक बंदा, जो दो बंदे उनमें से एक तो अर्थ है, दूसरा बंदा कोई और है, तब जब बात करेंगे तब अपन क्या बोलेंगे? उसको ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। While gravitation is a universal concept, gravity is the localized effect of Earth's gravitational pull। तो इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज अगर बोलूं मैं, तो जो ग्रेविटेशन है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और ग्रेविटी एक लोकल चीज है। अपने लोकल चीज मतलब अपने अर्थ के बारे में, अपने अपना मैटर है, खाली वो अपना मैटर है, दूसरे किसी प्लेनेट का कोई मैटर उसके अंदर नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ है, वो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू होता है। ग्रेविटी क्या है? अपनी लोकल चीज है, अपने अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ का जो फोर्स है वो ग्रेविटी है। चले आगे, चलो भाई आगे फिर बात करें अपन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन साहब ने बताया था ये जो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन है, क्या बताया न्यूटन साहब ने? ये न्यूटन साहब की फोटो बनी हुई है। ये कह रहे हैं 1687 में बताया इन्होंने अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, डबल लाइन कैसे हो गई? इंपोर्टेंट बात, दो लाइन होगी देखो। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन भाई साहब ने पूरे यूनिवर्स में बताया कि जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में एक फोर्स होगा ही होगा, अट्रैक्शन फोर्स, और उसको इन्होंने क्या बोला? क्या बोला इन्होंने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला। क्या बोला इन्होंने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है, पूरे ही यूनिवर्स पर लागू होता है। जस्ट इमेजिन कि कोई आप जैसे सन है, जैसे कि अर्थ है, सन है और अर्थ है, इनके बीच के अंदर भी क्या हो रहा होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते भी, अपन आगे जाके बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है केवल जैसे अब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं बहुत भारी वाली बात बताने जा रहा हूँ आपको, एकदम वो क्या कहते हैं उसको, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इस बात बता दूं आपको, बता दूं। तो अपन हमेशा क्या पढ़ते हैं? मान लो कि ये पेन है, स्टाइल है, इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको मैं अगर छोड़ता हूं तो वो नीचे गिरेगा, तो अर्थ ने इसको खींचा, बट एक्चुअल में ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों तरफ से होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है इसके मुकाबले, उसका फोर्स ज्यादा, तो अपने को एक दिखता है, ठीक है, लेकिन होता फोर्स दोनों तरफ है। तो अभी यही कह रहे हैं अपन कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का एक दूसरे के लिए क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि सन और अर्थ का हो गया, जैसे कि अर्थ और मून का होता है, अर्थ और मून का भी होता है, दोनों दूसरे को ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो मैं हूं और सामने यहाँ पे
ये चेयर रखी हुई है, तो चेयर, हम दोनों के बीच में भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, हम दोनों के बीच में भी एक, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता ही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ऐसे लिखते हैं अपन, F इज इक्वल टू जी, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब इसको अपन डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं अपन कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन साहब, ये कह रहे हैं कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ अ फोर्स। दुनिया भर में, यूनिवर्स भर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो जिसका भी कोई मास है, वो दूसरे कोई इसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही है, एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। मतलब अगर जस्ट इमेजिन कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, क्या है m1, ये एक और कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। मान लो कि ये मैं हूं और ये वो चेयर है, या फिर कोई भी आप समझो, ये आप हो और ये आपके पड़ोस वाली कन्या है, इन दोनों के, वो अलग मैटर हो गया ना, कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं जाते। मान लो कि ये चेयर है और ये टेबल है, कोई भी दो चीजें हैं, ये सन है या वो अर्थ है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स। अब ये न्यूटन साहब कह रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के। बात समझ में आ गई। फिर आगे बोल रहे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो कि इनके यहां से यहां तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो r है, क्या है, r। तो उसके अलावा जो ये फोर्स होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा, मतलब कि 1 अपॉन उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब r के स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को। ठीक है, न्यूटन साहब ने जब बोला कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे पहले वाले चैप्टर में भी जब अपन ने डेरिवेशन की थी, मैंने बताया था आपको कि ये प्रोपोर्शनल का साइन, इसका मतलब ये कि f इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने को इक्वल का साइन चाहिए तो वहां पे अपन लगाते हैं कांस्टेंट। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब कि f इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगा जिसको न्यूटन साहब ने g बोला। क्या बोला, g बोला कि g, क्यों ये उन्होंने बताई ना, मैं तो खाली आपको वापस बता रहा हूँ, भाई बताया उन्होंने था। मल्टीप्लाई का है साइन को लगाने की जरूरत नहीं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच की अगर फोर्स निकालनी हो आपको तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये g क्या बला है, इस g को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रहेगा। इसकी एक वैल्यू भी होती है, वो होती है आपके 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स होती है। ये कभी भी बदलती नहीं है, कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए ये एक नंबर है जो न्यूटन साहब ने कैलकुलेट कर लिया। अपने को तो खाली याद रखना है, अपने को क्या करना है, खाली याद रखना है। क्या याद रखना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 याद रहेगा। फोर्स इज इक्वल टू जी m1, जहाँ m1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, और r क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। अब हो सकता है किसी बुक के अंदर ये फॉर्मूला, देखो ऐसा भी फॉर्मूला आ सकता है, f इज इक्वल टू जो भी बताया मैंने आपको, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और हो सकता है किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ, f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन
डी स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। बात वो की वही है, बात कैसे वो की वही है कि मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसके इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, इसका जो मास है वो स्मॉल एम है, और उनके बीच की डिस्टेंस अब आर नहीं है, डी है। तो बात तो वो की वही होगी ना, बात तो वो क्यों होगी। अरे m1 m2 होगा तो m1 m2 कर देंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम होगा तो कैपिटल एम स्मॉल एम कर दो, डिस्टेंस r है तो r कर दो, बीच की डिस्टेंस d है तो d कर दो। बात वो की वही है, फॉर्मूला वो का वही आएगा आपका f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या f इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, एक ही बात है दोनों का। सॉरी जी लगाना भूल गए यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, F इज इक्वल टू जे एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे याद रख लो। वैसे क्या किए वो कैपिटल एम स्मॉल एम में याद रखने में तो बोलने में दिक्कत होती है ना, कैपिटल एम बोलेंगे स्मॉल एम बोलेंगे, इसलिए मैं जनरली यही कराता हूँ मैं, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बाकी बात एक ही, आप कैसे भी कर रहे हो। और फिर आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, याद रखो। वापस बोलो एक बार मेरे साथ में, बोलो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, एक बार बोले, एक बार बोलो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब याद हो गया, याद कर लेना इसको, वापस याद कर लेना, एक दो बार बोलना, याद हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया। तो दुनिया भर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के बीच में एक फोर्स होता है, उस फोर्स की वैल्यू हो गई F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर। इसका इसकी एक ऐसा यूनिट तो बता दी मैंने आपको, क्या कहते हैं एफ फोर्स की तो बताइए आपको। इस जी की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चले आगे, चलो आगे। फिर बात कर रहे हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण विशेष बातें हैं इसकी। पहला, इट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट विथ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, जो बात कर रहे हैं अपन, वो दुनिया भर के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू होता है। तो पहले तो अपने जो ये मिथ है ना, अपने दिमाग में हमेशा क्या बैठा हुआ था, अब से पहले, आज से पहले पढ़ने तक आपने जब पढ़ा नहीं था कि जो ग्रेविटी होती है वो केवल अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के बीच में, हर ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता ही है। और लोग सिर्फ खींच क्यों नहीं रहे हैं, मैं मेरे सामने चेयर के पास बैठा हूँ तो चेयर में से अपना खींच के क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बीच में और भी बहुत सारे फोर्स है, जैसे ग्रेविटी उससे ज़्यादा है, ये जैसे बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ है जो मुझे उसकी तरफ खींचने नहीं दे रहा है। तो इस टाइप से और अलग चीज़ें होती हैं जो वजह से अपन जा नहीं पा रहे हैं, बट अट्रैक्शन फोर्स सब में होता है। अट्रैक्शन फोर्स सब में होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अभी बताऊंगा आपको, तो बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मतलब मैं तो है ना, देखो मैं ऊपर उड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेविटी ने खींच रखा है, कितना ज़्यादा फोर्स है भाई। ग्रेविटी का फोर्स बहुत कम होता है। तो बताऊँ आपको एग्जाम्पल बताऊँ, देखो आपको, मान लो कि ये स्टाइलस है मेरे हाथ पे रखा हुआ है, रखा हुआ। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा लूँ और मैं यहाँ रख दूँ साइड में, तो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। गिर गया आपके एग्जाम्पल के चक्कर में, यार पेन खराब होगा किसी दिन। तो इसका मतलब मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे इसको खींचना पड़ा, पर मुझे जोर कितना आया बताओ मुझे आप आपके सामने पेन रखा हुआ है, उस पेन को उठा करके साइड में रखते हो, कितना जोर लगाना पड़ा आपको, क्या बहुत भयंकर जोर लगाना पड़ गया, क्या ताकत लगानी पड़ गई, एकदम से पसीने पसीने हो गए क्या, नहीं, हल्के साथ उठा लिया। तो ग्रेविटी तो खींच रही थी ना अपनी ताकत से, जितनी ग्रेविटी में ताकत है उतनी तो खींच रही थी, फिर भी आपने आसानी से उठा लिया। इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा ही कम होता है। ठीक है, इसलिए अपन भी कोई अब अर्थ इतनी बड़ी है उसका इतना कम है ना, तो सोचो कि आपका और मेरा और चेयर का कितना कम होगा, इस वजह से अपन एक दूसरे से चिपकते नहीं है। बात समझ में आ रही है। बाकी फोर्स तो सबके बीच में लगता ही है, बट इसकी वैल्यू, इसकी जो अमाउंट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सेकेंड, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मास। ये लगता कहां पर है, तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो ये मेरा सेंटर से सेंटर लगता है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो ये सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है। ये कोना इसको नहीं खींच रहा, ये कोना इसको नहीं खींच रहा, ये सेंटर इसको अपनी तरफ खींच रहा है। खींच, आजा आजा आजा, कौन खींच रहा है इसको, सेंटर खींच रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the center of the masses. The force is equal and opposite on both object. फोर्स जो होता है वो दोनों तरफ लगता है, दोनों के ऊपर ही लगता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो इसके ऊपर लागू हो रहा है भैया। जो फोर्स होता है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट तरफ, जितना वो लगा रहा है उतना उसके ऊपर वापस दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी लगाता ही है।
द फोर्स डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अभी अपन ने बात करी, क्या बात करी अपन ने कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। जैसे मान लो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। बट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब कि मास, मतलब कि अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब कि मान लो ऑब्जेक्ट इतना दूर दूर है तो फोर्स में कम है, ऑब्जेक्ट और पास लेके आ जाओ तो ये फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, वही लिखा हुआ इसके अंदर इनवर्स स्क्वायर द फोर्स डिक्रीज, फोर्स कम हो जाएगी एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर उसकी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स जो होगी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। फिर द फोर्स इंक्रीज व्हेन द ग्रेटर मास, अब बताया मैंने मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मान लो कि उसका आप डिस्टेंस जो है वो कम करोगे तब फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। इसमें उल्टा सिस्टम, इसमें सेम सिस्टम, मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास कम करोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलें आगे। इट हैज एन इफेक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ऊपर के अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है। अब जैसे कि सन से लेकर अर्थ के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है ना, आप सोच भी सकते हैं डिस्टेंस है। अर्थ से लेकर मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है, बट फिर भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ये होता तो कम है, पावर इसमें कम है, लेकिन ये बहुत दूर तक भी काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपके ग्रेविटेशन। अब मुझे नहीं लगता ये कोई कंफ्यूजन होगा और कोई भी आपको डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। अभी लाइव नहीं चल रहा है, अभी नहीं पूछ सकते, मुझे टाइप करके पूछ लो, मैं आपको वहां आंसर दे दूंगा। ठीक है, आंसर पक्का दूंगा। भाई बैठा है भाई, ब्रो इज हियर, वाइफ हियर। फिर बात करें अपन इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन। क्या इंपोर्टेंस है भाई, क्या क्यों काम का इतना फालतू इतना पढ़ा रहे हो सर, क्या क्या ही लेना देना हमको, लेना देना है। देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, अबे टू द अर्थ दो बार लिख दिया किसके अंदर, टाइपिंग मिस्टेक। अस टू द अर्थ, अपने को अर्थ से बांध के रखता है ये। मान लो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो आप तो उड़ रहे होते हैं, यहां से उड़ करके वहां चले गए, वहां से उड़ करके वहां चले गए, है ना। जैसे स्पेस में होता है, इधर उड़ते रहते हैं लोग। बट इस ग्रेविटी की वजह से आप अर्थ के साथ बंधे हुए हो, आप खिंच के, आप वहां पे रुके हुए हो, ठहरे हुए हो। ठीक है। सेकेंड, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून आपके चारों, सन के चारों तरफ दिखता है, जो आपको वो पूनम पूर्णिमा के दिन आपको बड़ा सा चांद दिखता है, जो करवा चौथ पे औरतें अपना क्या कहते हैं व्रत खोल लेती है, जो लड़के अपने क्या कहते हैं उसको चांद से कंपेयर कर देते हैं, भाई चांद सी महबूबा हो मेरी। तो वो सब जो चांद आपको दिख रहा है ना, वो चांद दिखता ही नहीं अगर आपको क्या नहीं होता, ग्रेविटी की। ग्रेविटी नहीं होती तो इधर भग जाता, कहीं दूर चल जाता वो तो। बट ग्रेविटी की वजह से वो क्या कर रहा है, आपके इस अर्थ के चारों तरफ ही घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, वो दूर नहीं जा रहा है। बात समझ में आ गई। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, भाई ये भी सन दो बार लिखने आ गया, क्या हो रहा है भाई। जो आपके सन है उसके चारों तरफ भी अर्थ घूमी जा रही है। जस्ट इमेजिन ग्रेविटी नहीं होती तो अपन कहीं और ही निकल लेते, अपना अपने अर्थ अपना घर लेके कहीं और निकल लेते। और अगर सन नहीं होता तो अपन भी सर्वाइव कर पाते क्या, नहीं है। अभी अल्टीमेट अर्थ की अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स ही सन ही है। सन खत्म मतलब अपन खत्म, तो अपन कहीं दूर निकल लिए, चल कहीं दूर निकल जाए तो निकल जाते हैं, वहीं पे सल्ट सुलट जाते हैं। बट इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपन बाइंड हो रखे हैं, अपन सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और अपन जिंदा बचे हुए हैं अभी तक। बात समझ में दो कितना इंपॉर्टेंट है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। टाइड्स आते हैं, टाइड्स समझते हो ना, जो समंदर का पानी होता है ना, तो समंदर का पानी एकदम से यूं ऊपर आड़ता है फिर नीचे जाता है, उसको हम बोलते हैं हाई टाइड्स। तो ज़्यादा हाई टाइड से बोलते हैं, जब नीचे जाता है उसको लो टाइड से बोलते हैं। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आते हैं ऐसे। तो वो किसकी वजह से आते हैं, वो इन्हीं की ग्रेविटी की वजह से आते हैं, क्योंकि इनकी सन और उनकी जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी उसको पानी को खींचती है। समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पानी को खींचती है, तो वो उसका उसकी जो होती है सरफेस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ये भी हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स भी आते हैं। बात समझ में आई। तो ये सब चीजें होती है किसकी वजह से, किसकी वजह से होती है, आपकी ग्रेविटेशन की वजह से होती है। बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे फिर बात करें अपन फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक दिया भाई आपने, इट रीच सर्टेन हाइट,
देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ। इसको आप जब फेंकोगे किसी चीज को तो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, हो गया, ठीक है, फिर वो वापस अर्थ की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको खींच रही है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो अर्थ की वजह से, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक दो सामान नीचे गिरा के बताया था, तो वो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जब अपन छोड़ दिया, अपन उसको धक्का नहीं मारा है ना, धक्का नहीं मारा, अपन ने कल छोड़ दिया, तो ग्रेविटी की वजह से अपने आप अर्थ की तरफ खींच के गिर रहा है, इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज। अब इसके अंदर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, मान लो आप छत पे गए, 5वीं 6वीं 7वीं मंजिल पे चले गए किसी बिल्डिंग के, अब वहां से आप नीचे गिर रहे हो, नीचे आपने, सॉरी आप नहीं गिर रहे हो, आपने वहां से कुछ सामान नीचे गिराया, आपने कोई बॉल गिरा दी, जब आप वो बॉल नीचे गिर रही होगी, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब मतलब अगर कोई ऐसा हो जाए हवा चलने लगे, सर आप हवा चल रही थी, मेरी बॉल उठ के आगे चली गई, अरे हवा का मैटर छोड़ा, हवा कम चल रही है, बड़ी बॉल है तो नहीं गिरेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सीधी सीधी नीचे आएगी, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना। ऊपर जो थी आपने बिल्कुल जब स्टार्ट छोड़ा उसको, तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अपने बसमा चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। आपने जब छोड़ा तो उसकी जो क्या कहते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे ही आप उसको छोड़ा था, आपने धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती, आप बताऊँ जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, बढ़ती है ना। ऊपर जैसे बोलेगी नीचे जाती जाएगी, तो मान लो जितना ऊपर से बोलेगी तो जब नीचे आपका हाथ कैच करेगा ना आपको दोस्त, ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर से वो बोलेगी उतनी ज़्यादा वो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो आपने मोशन वाले चैप्टर में इसका पढ़ा है कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ती रहती है, इसका मतलब कि वहाँ क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं ना, कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, या फिर इन पर टाइम ऐसे कुछ होता है ना, टाइम के पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है अपन डीएक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं, और इंक्रीज होती है तो उसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं है ना। मान लो कि मैंने जिस स्पीड से बॉल फेंकी वो उसी स्पीड से जमीन पे आ जावे, तब तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं, सेम स्पीड से आ रही है। बट अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन है। जैसे मान लो कार चला रहा हूँ मैं, अब कार चला रहा हूँ मैं 60 किलोमीटर पर आवर की, अब मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ही हाईवे पे चले जा रहा हूँ, तब तो एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड है पर वेलोसिटी है पर एक्सेलरेशन 0 है। बट मेरी स्पीड 60 से लेके 120 पहुंच गई धीरे धीरे करके ऐसे, तब इसका मतलब वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अब पढ़ ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से लिखते हैं इसको, स्मॉल जी से, इसे लिखते हैं स्मॉल जी से। वो कैपिटल जी पढ़ा था वो अलग था, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट है ना। ये एक्सेलरेशन है जो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ना, एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन है वो, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पता, v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो वही एक्सेलरेशन है ये। बस ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, इसलिए अपन ए नहीं लिख रहे, उसको अपन ए लिख देते हैं, इसको अपन ए नहीं लिखते, अपन लिखते हैं जी। है तो एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, जी लिखेंगे। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना, तो इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। एसआई यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की है वो भी सेम ही। तो आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया आपने, एक तो कैपिटल जी क्या होता है इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11, याद होगी, भूले तो नहीं, ठीक है। फिर आपने एक और चीज पढ़ ली, स्मॉल जी, जो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ऐसे हो सकता है, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, बट मतलब वैसे नहीं होता है ना। तो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यू होती होगी, चेक करें इसकी वैल्यू क्या होती है, चेक करें, कर ले मैं, चलो यार आप कह रहे हो तो कर लेते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं अपन। क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो मान लो आपको क्या करना है, अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकालना है, कोई ऊपर से गिर रहा है, तो यूनिवर्सल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू, बता दिया मैंने आपको, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बता दिया मैंने आपको। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जस्ट इमेजिन कि m है ना, m समझते हो,
ये फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो कि अर्थ का मास है m1 है, कोई अर्थ है, ये अपने कोई अर्थ नहीं, अपनी अर्थ है, कोई अर्थ क्या होता है, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, इस अर्थ की जो मास है वो एम ई लिख रहा हूं मैं, है ना, m1 भी लिख सकते, एम ई लिख दिया अपन ने, और जो आपके उस ऑब्जेक्ट है उसका मास में स्मॉल m लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अब इसको मैं किसी बिल्डिंग की छत पे लेके गया, अर्थ के ऊपर हूँ, किसी बिल्डिंग की छत पे ले गया और वहां से जाकर के मैंने उसको छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया, तो अब वो नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अब उसकी एक्सलेशन से आ रहा होगा। अब इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, आर है, मान लो कितनी है, आर है। और ये इसको ऐसा मान सकते हैं कि वो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल पास ही है, तो अपन उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ऊपर बिल्डिंग पे नहीं, इतना पास में ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो आर होगी, मतलब ये सब समझ सकते हो कि आप इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, आर हो गई। क्या हो गई, आर हो गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो, तो इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी ड्यू एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। अब मेरी बात सुनो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं होता, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। पढ़ रखा है आपने, पढ़ रखा है। अब मेरी बात सुनो, एफ इज इक्वल टू जी एम ई की जगह पे अर्थ का मास, एम टू की जगह पर स्मॉल एम, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में आर स्क्वायर। सही है क्या? इस एफ की जगह पे मैं एम ए लिख सकता हूँ क्या, या ए की जगह पे मैं जी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल वो यूनिवर्स क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है, ए और जी बराबर ही है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इज इक्वल टू हो गया जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ध्यान से देखो तो स्मॉल एम दोनों तरफ है, इधर भी स्मॉल एम है उधर भी स्मॉल एम, तो क्या ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा क्या? तो इसका मतलब कि क्या आ रहा है आपके पास में, G इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ की रेडियस का आर स्क्वायर। अब अर्थ का जो मास होता है उसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, याद रख लेना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। जो रेडियस होती है वो होती है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.67 इंटू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इसकी रेडियस हो गई। अब मैं इस रेडियस की वैल्यू और अर्थ के मास की वैल्यू और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता ही आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, अगर मैं सब वैल्यू इसमें रख दूं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरे इस g की वैल्यू आ जाएगी और इस g की वैल्यू आती है 9.8। आप करके देखना, कैलकुलेशन भी यही आएगी आंसर, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इसको यहाँ पे करके बता देता, लेकिन अभी अपन वन शॉट में चल रहे हैं तो अपन आगे इसको चलते हैं। लेकिन मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप इसे कैलकुलेशन करोगे, इनको काटोगे, वैल्यू रख के, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे जब छोड़ते हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका किस एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी बढ़ रही होती है, वो एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 अर्थ के ऊपर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अर्थ का मास लिया था और अर्थ की रेडियस ली थी। अब ऐसे ही अगर आपको मून का मास और मून की रेडियस पता हो तो अगर आप उसके बिना ग्रेविटी निकाल सकते हो। आपको जुपिटर का मास और जुपिटर की रेडियस पता हो तो आप वहां पे निकाल सकते हो। आपको सन का मास और सन की रेडियस पता हो तो आप वो भी निकाल सकते हो। निकाल लोगे क्या? निकाल जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर टाइम पास के लिए निकालना हो तो एक बार मून का निकाल के ट्राई करना, देखें। बाकी अर्थ का जो होता है वो तो जी की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, वही इसकी यूनिट होती है। बात समझ में आ गई? आगे समझ में? चले आगे। चलो भाई, तो ये हो गया, हमने दो जी पढ़ लिया अपन। एक जी क्या पढ़ा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब तो रट गया होगा। सेकंड जी पढ़ा अपन है, छोटा वाला जी, जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू है 9.8। क्या है, 9.8। अर्थ की एक्सेलरेशन दूसरे प्लेनेट की अलग होती है ना, क्यों अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस ली थी अपन ने। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये रिलेशनशिप दिखी रहा है, अभी अपन फॉर्मूला डिराइव किया ही था अपन ने। जो जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और जो स्मॉल जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहां बीच में आया था आपके जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका मतलब मान लो कि अगर आपको ये अर्थ का निकालना तो यहाँ पे अर्थ का मास रख दो और अर्थ की रेडियस रख दो। आपको मून का निकालना है तो यहाँ पर मून की रेडियस लिख दो,
मून का मास लिख दो, मून की रेडियस लिख दो। आपको सैटर्न का निकालना तो सैटर्न का मास लिख दो, सैटर्न की रेडियस लिख दो। तो इन सब के आप स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बात समझ में? इन दोनों के बीच का ये हो गया रिलेशन। अब बात करें अपन दोनों के बीच की डिफरेंस की। भाई क्योंकि थोड़े सिमिलर सिमिलर से लगते हैं ना अपने को, वैसे तो बहुत ज्यादा अंतर है इन दोनों में, इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी सिमिलरिटी इन दोनों में है ही नहीं, बस केवल दोनों का नाम जी से है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, दोनों ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की, ये तो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। इसकी वैल्यू अर्थ पर, ऑन अर्थ, अब वैसे अपन अर्थ पे रहते हैं, अर्थ की बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्थ के ऊपर 9.8, सब जगह 9.8 नहीं होती है। इट वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप अर्थ पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, आप सन पे चले जाओ, किसी और यूनिवर्स के किसी और गैलेक्सी में कहीं और चले जाओ आप, तब भी इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसमें ऐसा नहीं होता, इट वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप मून पे चले जाओ अलग हो जाएगी, जुपिटर पे अलग हो जाएगी, सन पे अलग हो जाएगी। अर्थ के ऊपर भी पता है आपको, अर्थ पूरी स्फेयर नहीं होती है ना, अर्थ जो होती है वो थोड़ी सी चपटी होती है, पता है आपको, जो पोल होती है वहां से थोड़ी सी दबी हुई होती है, यहाँ से थोड़ी फैली हुई होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस थोड़ी ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी, यहाँ से यहाँ की रेडियस थोड़ी कम होगी। तो अर्थ के ऊपर भी सेम होती नहीं हो, तो अपन कैलकुलेशन के हिसाब से 9.8 लिख लेते हैं, बट एक्चुअल में पूरा अर्थ के ऊपर भी सेम नहीं होती है, क्योंकि रेडियस अलग होगी, रेडियस अलग होगी तो वैल्यू अलग हो जाएगी उसकी। बट अपन जनरल मान करके अर्थ की जो रेडियस है उसको अपन कॉमन एक तरह एवरेज मान करके अपन 9.8 अपन फाइंड करके कैलकुलेशन में अपन सब उसी का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? उसकी असाइनमेंट होती नहीं, वो उसकी असाइनमेंट यह होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की असाइनमेंट होती है। इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो उसकी होती है एक्सेलरेशन की वही होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, नंबर है खाली, ये तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो आपको वेक्टर होता है, पता ही आपको, कुछ डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो ये तो गुना है एक्सेलरेशन ही है, जो चीजें एक्सेलरेशन में होती है वही होती है, लेकिन वो फिक्स एक्सेलरेशन है अर्थ का, बाकी है एक्सेलरेशन वाली चीजें वो एक अलग कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? चलो भाई, चलो भाई, एक बड़ा मस्त वाला चीज पढ़ रहे हैं अपन, मस्त वाली चीज पढ़ रहे हैं, एक बड़ी मस्त चीज है। गैलीलियो साहब ने इसका आंसर दिया था, गैलीलियो गैलीली ने, ये कह रहे हैं कि इफ 2 stones of 150 ग्राम and 500 gram are dropped from height, which stone will reach the surface of earth first and why? एक 150 ग्राम का पत्थर है और एक 500 ग्राम का पत्थर है, एक 150 ग्राम का पत्थर है और एक 500 ग्राम का पत्थर है। उनको आप आपकी बिल्डिंग के छत पे चले गए, 5वें या 6ठी मंजिल के ऊपर, और ऊपर से यहाँ पे 2nd मंजिल के ऊपर चले गए, वहां से आपने उनको छोड़ दिया, तो मुझे बताओ कि कौन सा पत्थर पहले जमीन पे सरफेस पे टच होगा? इसका आंसर दीजिए मुझे, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड का। 5 4 3 2 1 0, टाइम सब। मुझे नहीं पता कितना आंसर दिया कितना नहीं आंसर दिया है, बट आपके पास 5 सेकंड थे। अब आंसर देना, कोई बात नहीं, अभी दे दो, चलो जो कोई नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो कि कोई आपके पास एक 150 ग्राम का पत्थर है और एक आपका 500 ग्राम का पत्थर है या 2 किलो का पत्थर है, जाहिर रहते हैं गैलीलियो साहब चल जाते हैं अपन कहते हैं आपके पास एक 150 ग्राम का पत्थर छुटको सा, एक ग्राम 10 किलो का पत्थर है, उनको आप 5वीं मंजिल पर चले गए, ऊपर से छोड़ दिया, तब जब वो नीचे गिरेंगे तब क्या होगा? तब उनमें से पहले कौन सा गिरेगा? वो 10 किलो वाला पत्थर पहले गिरेगा या वो 150 ग्राम वाला पत्थर गिरेगा? जनरली जो मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का जो आंसर होता है मुझे पता है, हो सकता है आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा उसने आंसर सही दे दिया हो, तो वो मैं देख लूंगा, शाबाश दे दूंगा उसको, मैं उसको 1 किलो बेसन के लड्डू भिजा दूंगा मेरी तरफ से। बट जनरली जो बच्चे आंसर देते हैं वो क्या आंसर देते हैं, और यही दिखता है, आप किसी को पूछ लोगे, आप बड़े को भी पूछ लोगे, ये आंसर देगा वो कि 10 किलो वाला पत्थर जो है वो पहले गिरेगा, छोटा वाला पत्थर वो लेट गिरेगा ना, भारी पत्थर पहले गिरेगा, दिखती बात है। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं, बताता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, देखो लिखा हुआ है ना, ध्यान देता हूँ, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी, अभी निकाला अपन ने, कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यही होता है, ठीक है, जी का फॉर्मूला।
तो मुझे बताओ कि इसके अंदर तो आ रहा है आपके कैपिटल जी, मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। एक आ रहा है आपका मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। एक आ रहा है आर स्क्वायर, मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ। या आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहोगे, भाई हम तो सर 9th क्लास में नहीं, हम तो कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो फिर आप कैसे भी कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। पर अपन बात करने की दोनों ही अपन ने बराबर बराबर हाइट से ही फेंके हैं, तो अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बराबर ही होगी। अब मुझे बताओ कि ये दोनों ये जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो जल्दी पहुंच जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो वो धीरे धीरे जाएगा, लेट पहुंच जाएगा। एक्सेलरेशन बराबर होगा दोनों साथ में पहुंचेंगे, यही बात है, यही बात है, जी का मतलब ये है। पर अगर इसको आप फॉर्मूला ध्यान से देखो तो इसके अंदर कहीं पे भी स्मॉल m या m2 लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट आपको इसको एक्सेलरेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कितनी स्पीड में गिर रहेगा, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के मास की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास के ऊपर क्या डिपेंड भी कर रहा है क्या ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूले में नहीं आया जी एम कैपिटल, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ की रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट ऊपर समझ में आता है, पर हाइट भी सेम है तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब वो चाहे 10 किलो का पत्थर हो और सामने 150 ग्राम का पत्थर हो, साथ में ही गिरेंगे। चाहे के पास में वो 10 ग्राम का पत्थर है और वहां के सामने 100 किलो का पत्थर है, तो भी वो साथ में गिरेंगे। आपके पास में चिड़िया का पंख है और एक तरफ 100 किलो का पत्थर है, तब भी वो साथ में ही गिरेंगे, क्योंकि उनका जो एक्सीलरेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। है ना, कितनी यूनिक बात बता था कि आपको यूट्यूब पे एक वीडियो है, आप सर्च करना वो मिल जाएगा, फ्री फॉल वाला है, ऐसा कुछ फ्री फॉल लिखना आपको वीडियो मिल जाएगा ना, फ्री फॉल। उसके अंदर एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है, एक बड़े से हॉल के अंदर ऊपर से एक चिड़िया का पंख और एक बहुत भारी सामान बोल गिरा रखा है, बोल और चिड़िया का पंख गिरा रखा है, उसको मैं उसको उनके साथ में गिराया तो वो साथ में गिरा, बिल्कुल ऐसा एक्सपेरिमेंट देखना आप, लाइव वीडियो पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अपन जब मैं से गिरा देता हूँ तो तब तो ऐसा होता नहीं, क्यों आप एक पेपर गिराओ, कागज और एक बुक गिराओ, तब पहले कौन गिरेगा? एक पेपर गिराओ और एक आप क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, पेपर और बुक गिराओ तो साथ में गिरेगा। तब आपके बुक पहले गिर जाएगी, पेपर नहीं गिरेगा, बिकॉज उसके पीछे एक रीजन और है कि यहाँ आसपास में एटमॉस्फेयर में हवा है, जो हवा उसको ऊपर धकेल रही होती है, इस वजह से उस पेपर को वो हवा में लहराता लहराता आता है, वो इस वजह से धीरे आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इस कमरे में, इस हॉल में यहाँ पे वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम हो, यहाँ से सारी हवा में बाहर निकाल दूं, यहाँ कोई हवा ना हो, तब अगर मैं उसको गिराऊंगा ना, तब यहाँ को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तब केवल ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, जिसको अपन एक्चुअल में फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब बिना किसी और दूसरे डिस्टर्बेंस की वजह से वो गिर रहा हो, तब वो साथ में ही गिरेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस टाइम पे उस पूरे कमरे में वैक्यूम था, वहां कोई तरह का कोई हवा वगैरह कुछ भी नहीं थी, फिर वो गिरेगा तो कैसे गिरेगा, वो बिल्कुल साथ में गिरेगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बात समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सीलरेशन किसी भी तरह से उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड तो नहीं करता है, भाई चीज यहाँ पे लिखी हुई। तो एक्सीलरेशन इज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री टुवर्ड्स अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। केवल दो पे डिपेंड करता है, मास ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। So stone of mass 150 ग्राम and 500 ग्राम will reach the earth surface together। तो वो साथ में ही गिरेंगे। कितनी कमाल की बात थी ना, ठीक है? थी गैलीलियो शायद बताई थी इससे पहली बार, नाम ही था मस्त। चलो क्वेश्चन करते हैं भैया, न्यूमेरिकल साथ साथ करते रहते हैं तो मजा आता है भैया की। तो क्या ही है, जीवन में स्वाद आता है क्या? जीवन में किसी भी तरह कोई स्वाद नहीं आएगा आपको। ठीक है भैया, चलो देखो क्वेश्चन है, कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। कार है, मान लो किसी पुलिया पे जाकर लटक गई, क्यों क्यों क्यों, अब नीचे गिरने वाली है, गिर गई, गिरने क्या गिर गई, और 0.5 सेकेंड में वहां से वो जमीन पे टकराई। कहाँ पे टकराई? 0.5 सेकेंड में टकराई। ये कह रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए 9.8 होती है जी के, लेकिन कैलकुलेशन के लिए और इजी कर लो, तुम 10 मान लो ताकि कैलकुलेशन यूज जाए। जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, बट अपन कैलकुलेशन के लिए 10 भी यूज कर लेते हैं। अपन छोटी क्लास में 9-10 में बच्चे पढ़ते हैं ना, क्यों लोड लेना फालतू 9.8 पॉइंट कैलकुलेशन करोगे, तो अपन 10 ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला भी है, क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ठीक है, अब अपन को निकालना है व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो जमीन पे गिरी तब उसकी जो है स्पीड वह है
वो कितनी थी। तो मान लो कि ये कार है, कहीं लटकी हुई थी और ये थोड़ी देर बाद में ये धम करके नीचे गिर गई, जमीन पे आ गई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब ये आई कितने टाइम में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आई है 0.5 सेकेंड में। कितना टाइम में आई है ये? 0.5 सेकेंड में। ठीक है, जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो दे रखा है आपको टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड, और जो जी की वैल्यू है वो आपको 10 लेनी है। निकालना क्या है आपको? व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड। जब वो जमीन पे गिरी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब आपको वी निकालना है, फाइनल स्पीड। यू आपको पता है, जब वो यहां पर होगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 0 मीटर पर सेकंड होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो रेस पे लटकी हुई है ना कार, तो चलके तो आनी रही, लटकी हुई है, मतलब कि 0 की स्पीड है, फिर गिरी वो, तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन वाला चैप्टर में पढ़ा था। आप लोग सर मोशन वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हो, बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पे एक फर्क क्या आ जाएगा, आपके पास ए जो है वो एक वैल्यू नहीं रखी इन्होंने दे रखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे लगाना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की जगह पे 0 प्लस ए की जगह पर कितना दे रखा 10, और इसकी जगह पे 0.5, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 5 आता है क्या। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 5 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड से है वो कार नीचे गिरेगी उस टाइम पे टच हो रही होगी। बात समझ में आएगी नहीं? है इजी इजी काम है, हार्ड काम है। ठीक है, फिर आगे और पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। जब वो यहाँ से यहाँ पे आई तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या पता है आपको एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके v प्लस यू अपॉन टी, ये होता है क्या, v प्लस यू अपॉन टी बराबर होता है एवरेज स्पीड। तो v तो आपके पास में 5 प्लस u है 0 अपॉन टाइम है 0.5, मतलब कि 5 अपॉन 0.5 मतलब कितना हो जाएगा आपके, कितना होता है 2.5, 2.5 मीटर पर सेकंड क्या हो गई आपकी एवरेज स्पीड। कितना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना। मोशन वाले चैप्टर में और उस वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन में इतना सा फर्क है कि यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की जगह पे ये ग्रेविटेशनल वाला जो है ना एक्सेलरेशन ये यूज करना है, बस बस भाई कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो सर इसमें एक्सेलरेशन तो दे ही नहीं रखा है, मैं कैसे निकालूंगा, आप मोशन वाला चैप्टर पढ़ के चले गए हो, सर एक्सेलरेशन दिया होता तो मैं कर लेता, एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा। अरे एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, जी दे रखा है, वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसी एक्सेलरेशन तो गिर रही होगी, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो तो कार। बात समझ में आई है? फिर पूछ रहा है कि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट पूछ रहा है अपने से यहाँ तक की हाइट। डिस्टेंस मतलब कि एक तरीके से डिस्टेंस नहीं हो गई क्या, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है क्या, वही निकाल लेते हैं अपन। एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रख दें वैल्यू, चलो भी रख दो वैल्यू, तो 0 इंटू 0.5 प्लस 1/2 इंटू ए का मतलब जी का मतलब 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, सही है। ये तो पूरा ही 0 हो गया, 0.5 0 मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर जो है किसकी डिस्टेंस है, किसकी हाइट है, मतलब ये 1.25 मीटर से एक कार गिरी थी 0.5 सेकंड में, यहां से यहां आ गई, और इस टाइम पे जब गिरी उस टाइम पे इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। आपको केवल ये दे रखा था कि वो कार 0.5 सेकंड में गिरी पहुंची है, ना आपको उसकी स्पीड दे रखी, ना उसकी हाइट दे रखी, ना कार का वजन दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। क्या क्या बोल रहा कि कार कहीं लटकी हुई है और 0.5 सेकंड में जमीन पे टकरा गई, किस स्पीड से टकराई, किस एक्सेलरेशन टकराई, कुछ नहीं दे रखा आपको, कुछ भी नहीं दे रखा। बट फिर भी आप इसके अंदर से आप कितनी सारी निकाल लिया, सब निकाल लिया आपने, किस स्पीड से आ रही थी, किस स्पीड से जा रही है, जब टकराई तब स्पीड क्या थी, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसका एक्सेलरेशन कितना था, किस डिस्टेंस पे थी, वो भी निकाल लिया आपने। यही तो है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मजा आया नहीं आया क्वेश्चन करके, मजा आया? एक बार वापस ट्राई करना इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे, एक क्वेश्चन और करेंगे, मजा आया? अगर मजा आया तो एक क्वेश्चन और करेंगे। जिसको क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता वो मजा लाने की कोशिश करो,
और फिर भी मज़ा नहीं आ रहा तो ये पार्ट थोड़ा स्किप कर लेना, आगे आपको उसमें डला होगा टाइम स्टैम्प, आगे वाले टॉपिक पे चले जाना। बट मेरा तो मानना ये है कि क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे यार, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे सीखोगे। आपकी बुक के एग्जाम्पल है, वहाँ बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अलग से भी नहीं करा रहा, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आएंगे ये। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट इस बॉल फेंकी आपने ऊपर क्यों, और वो किसी हाइट पर जाकर के चली गई, हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। तो जब वो ऊपर फेंकी तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, आपको ये निकालना है, उस टाइम कितनी स्पीड से फेंका आपने और कितना टाइम लगा। अभी क्वेश्चन कट गया है तो द टाइम टेकन बाय द, टाइम ही होगा इसमें, टाइम निकालना, कितने टाइम में पहुंची वो निकालना है आपको, है ना। तो मेरी बात सुनो, ऐसे मान लो कि ये बच्चा है, इस बच्चे ने ये बॉल फेंकी, अब जिस टाइम पर ये बॉल ऊपर होगी तो क्या आपने कभी बॉल फेंकी होगी ऊपर, आपको पता है कि बॉल जब ऊपर जाती है तो वहां पे कुछ मतलब नैनो सेकंड के लिए रुकती है फिर नीचे आती है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको स्पीड निकालने की, स्पीड से फेंकी, तो ये हो गई यू, वो आपको पता नहीं है, बट वी पता है ना आपको, क्योंकि जब वो फेंकी, जब गई थी उस टाइम पे कितनी स्पीड थी उसकी, 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी है इसकी, 10 मीटर है, हाइट कितनी है इसकी 10 मीटर है। बात समझ आएगी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो। फिर क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है इसके अंदर यू निकालना है, क्या इनिशियल स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है इसमें डिस्टेंस भी हो साथ में, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है फॉर्मूला, याद है आपको, वैल्यू लग दे यहाँ पे, तो v की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 0 इक्वल टू u की वैल्यू अपने को फाइंड करना ही है, वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की जगह पर 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 10 रखेंगे, और s की वैल्यू भी कितनी रखेंगे अपन, 10 रखेंगे। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, चलो भैया। क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, ये कितना आएगा, वी स्क्वायर तो 0 हो गया, और यू स्क्वायर जो है उसकी जगह पे यू स्क्वायर लिखना है मुझे, ऐसे करना है, यही कर रहा हूँ मैं। डाफा चुक कर दिया आपने मेरे को, डाफा तो समझते हो क्या आप, जो बंदे राजस्थान में रहते हैं वो समझते होंगे, बाकी तो क्या समझते होंगे, समझते हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का मतलब क्या आएगा, 200, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, टू, और इसके अंदर इसकी वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी ना आपको, जी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, जी की वैल्यू अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ 10 देने लगा तो अपन 9.8 लेते हैं, क्या लेते हैं 9 पॉइंट, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे तो उसकी स्पीड कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, यूनिवर्स आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करो इसलिए माइनस लेंगे, 10 देने का 9.8 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसको मैं वापस एक बार कर देता हूँ, यार कंफ्यूज हो रहा हो थोड़ा सा मामला आप, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, वी स्क्वायर की जगह तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, यू स्क्वायर ही लिखेंगे, इक्वल टू 2 की जगह पर 2, ए की जगह पे 9.8 और एस की जगह पे 10, ये माइनस का लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 196 आता है, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 196 का आपको यू निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ता है, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, मतलब कि 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये बॉल ऊपर फेंकी गई थी। वापस एक बार देख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s फॉर्मूला होता है, ए का मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपके 9.8, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड कम हो रही है, ऊपर जा जाते स्पीड जीरो हो गई उसकी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब कि इसलिए माइनस में लिखेंगे, इसलिए अपन इसको माइनस में लिख दिया अपन, एस की वैल्यू 10 मीटर दे रखी है आपने, सारी वैल्यू यहाँ पे लिखो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आएगा। आपको यू की वैल्यू चाहिए, दोनों का अंडर रूट कर दो तो यू की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर पर
सेकंड। बात समझ में आएगी नहीं आई है। फिर पूछ रहा है कि टाइम भी निकालो, कितना टाइम में वो बॉल पहुंचे। तो टाइम के लिए आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास में, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसमें वैल्यू दो, इसकी पता चल जाएगा आपको। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0 इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है आपके पास में 14 प्लस a की वैल्यू कितनी है 9.8 और t आपको फाइंड करना है। ट्रांसफर मारो तो 14 जाएगा उधर माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 9.8 t। ट्रांसफर मारो तो आएगा ये -14 अपॉन, नहीं माइनस लेना है इसको, माइनस लेना है इसको, माइनस लेना है इसको, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये 14 अपॉन 9.8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको कट कर दो, इक्वल टू टी, पॉइंट हटाया तो 10 लगा दिया, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 48, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 10 अपॉन 7, 10 अपॉन 7, 10 अपॉन 7 का मतलब कितना होता है भाई, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 1.42 सेकेंड के अंदर जो बॉल है वो ठेठ ऊपर, ठेठ समझते हो, ठेठ ऊपर पहुंच जाएगी। 1.42 सेकेंड के अंदर बॉल जो है वो ठेठ ऊपर पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले आगे, चलो आगे चलो। अब बात कर रहे हैं अपन, अगला टॉपिक हमारा मास। क्या अगला टॉपिक हमारा? मास। क्या होता है ये मास? द मास ऑफ, अभी आप कहोगे सर आपने स्टार्टिंग से आप कह रहे हो मास मास मास, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। क्या होता है मास है? बताते हैं आज, देखो। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है उसको अपन मास बोलेंगे। भाई मेरा मास कितना है तो मेरे अंदर कितना मैटर, वजन नहीं होता। देखो अपन जो वजन बोलते हैं वो वेट होता है, वो अलग चीज है, आगे बात करेंगे वेट की। मास की बात कर रहे हैं तो मास जो है उसका सिस्टम क्या है कि अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ, कितना मैटर भरा हुआ, उसको अपन बोलते हैं मास। अब मेरे अंदर कितना मास भरा हुआ है तो मतलब मास मतलब कि कितना मैटर भरा हुआ है। अब अर्थ है तो बड़ी सी अर्थ, उसमें बहुत सारा मैटर भरा होगा, उसमें ज़्यादा मास होगा उसका। तो कितना मैटर उसमें भरा हुआ है उसको अपन उसका मास बोलते हैं। एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा ही होती है, इसकी क्या होती है? केजी, किलोग्राम होती है, लेकिन इसको अपन केजी ले देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो होता है वो कौन, मेरी बात सुनो, अपन ऐसे बोलते हैं ना कि आपका धरती के ऊपर जो, पृथ्वी के ऊपर जो, अर्थ के ऊपर जो वेट है वो कम है, वजन है आपका वो ज़्यादा है, मून पे जो तो कम हो जाएगा ना। स्पेस में तो जीरो वेट फ्री आपको फील होता है, फील नहीं होता स्पेस के अंदर। तो मुझे बताओ, अगर वेट और मास सेम होता तो इसका मतलब कि वेट कम हो गया, इसका मतलब मेरे अंदर जो मैटर भरा होता है जो गायब हो गया क्या? मेरे अंदर जो माल भरा हुआ है वो माल तो वहीं का वहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई वेट और मास अलग होता है। मास जो मेरे माल भरा हुआ है वो कांस्टेंट होता है, वो तो भरा रहेगा। मैं स्पेस में जाऊं, चाहे मून पे चला जाऊं, चाहे सन पे चल जाऊंगा, बट कहीं पे चला जाऊं तो भी वो सेम ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल से एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको? स्मॉल एम से लिखते हैं अपन हमेशा ही। और ये कभी भी जीरो नहीं होता किसी भी, बिल्कुल हर चीज का, छोटी छोटी चीज भी हो, बिल्कुल हल्का सा भी होगा, कुछ तो मास हो, कुछ तो मैटर है उसके अंदर। अगर वो ऑब्जेक्ट है, अभी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर होता है क्या, जिसके अंदर उसका मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। उसका मास तो होना ही चाहिए तभी तो वो मैटर है, बाकी मैटर ही नहीं है। एक एटम भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता। बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अंदर कितना माल भरा हुआ, सीधी भाषा में कितनी उसके अंदर मैटर भरा हुआ उसके अंदर। वेट क्या होता है? वेट अलग चीज है। वेट इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको ये अर्थ किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, आपको ये अर्थ किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये हर ऑब्जेक्ट को अलग से खींचेगी ना, ये तो जो भारी, क्योंकि तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये अर्थ के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड करता है। कोई भारी चीज है तो उसको वो ज्यादा फोर्स से खींचेगी, कोई हल्की चीज है तो वो उसको कम फोर्स से खींचेगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है वेट।
कि आपको किस फोर्स से वो अर्थ खींच रही है, वो हो गया आपका वेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। बट आपको तो क्या कर रही है? अर्थ ग्रेविटी से खींच रही है, तो उसमें तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? mg। F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? m। ये होता है फॉर्मूला किसका? वेट का। आपको वेट निकालना है, इसको W भी कह सकते हो आप। W इज इक्वल टू, उस फोर्स के बराबर ही तो वेट है, जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है उसके बराबर ही तो है। तो W वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। g के अर्थ पे वैल्यू क्या है? 9.8। अब किसी और जगह पर कुछ और होगी तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी वहां से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वेट इज द फोर्स एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन इसकी फोर्स क्योंकि क्या कहते हैं उसको? वेट तो फोर्स है, तो उसकी SI यूनिट भी होती है, और g पे डिपेंड करता है ये, और वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स है तो फोर्स पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात क्लियर है? क्लियर है। चलो बात करें अपन डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है भाई, क्या होता है? देखो, पहला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। मास को उसके इनर्शिया से भी आप मेजर कर सकते हो। ये अपने इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ा था। इनर्शिया वाले चैप्टर कौन सा पढ़ा था अपन? न्यूटन के लॉ वाले चैप्टर पढ़ा था। कि मान लो किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है, अब इसका मास ज्यादा है, तो इसको मुझे यहाँ से उठा करके वहां ले जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इनर्शिया क्या होता है? जिसको रोके रखता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कि वो प्रॉपर्टी जो इसको जिस पोजीशन में उसमें रहना देना चाहती है, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है, तो मुझे इसकी इनर्शिया के अपोजिट काम करके इसको मुझे उठा के वहां ले जाना, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब इसका वेट ज्यादा है, सॉरी इसका मास ज्यादा है। और इसका अगर मान लो कि छोटा है, मान लो पेन है केवल, अब पेन जो है इसका इनर्शिया कम है, तो इसका मतलब इसका ये जल्दी से ले गया मैं, तो इसका मतलब इसका मास किस पे डिपेंड कर रहा है? इसका इनर्शिया पे। इनर्शिया मेजर करता, डिपेंड नहीं कर रहा है, बट इनर्शिया से आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो किसको? मास को। वेट क्या होता है? वेट का सिंपल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या m इज इक्वल टू mg, या w इज इक्वल टू mg होता है। g एक्सेलरेशन होता है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ। कितना मैटर उसके अंदर टोटल भरा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है? किस फोर्स से वो खींच रही है, वो आपका वेट है। मास तो क्या है? कितना मैटर भरा हुआ है वो, और वेट क्या है? किस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है, वो उसका वेट है। बात समझ में आ गई? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। ये सब जगह कांस्टेंट रहता है, अर्थ पे, मून पे, स्पेस पे। जो सामान भरा हुआ है, जो माल भरा हुआ है, वो तो सेम ही रहेगा। ये अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और बीम बैलेंस। पेन और बीम बैलेंस से आप इसको मेजर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट से, और वेट को जो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो। ठीक है। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। कहीं पर जी की वैल्यू जीरो हो, स्पेस में चले के बाद जी की वैल्यू जीरो है, तब भी मास जीरो नहीं होगा। तो मास तो वो कोई है ना, तो वो तो वही रहेगा। इसकी तो आप वेट जीरो भी हो सकता है। स्पेस में चले जो वहां वेट कुछ फील नहीं होता, जीरो होता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलें आगे, चलो आगे, चलो आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। आपको अर्थ पर वेट निकालना है, तो W का फॉर्मूला सिंपल सा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, mg होता है, m इंटू जी होता है। तो m तो है, आपको पता ही है कितना है भैया, कितना है? 10 है। g की वैल्यू कितनी है? 9.8 होती है, याद रहेगा हमेशा ही। मल्टीप्लाई करोगे तो 98। 98 न्यूटन जो है इसका क्या है? वेट है। कितना वेट है भाई? 98 न्यूटन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? न्यूटन में नापते हैं क्योंकि ये फोर्स है, इसलिए वेट क्या है? एक फोर्स होती है। क्लियर है? अपन तो बोली चाली में अपने से बोल देते हैं कि मेरा 50 किलो वजन, 60 किलो वजन है, जबकि अपन वहां से मास थोड़ी मेजर कर रहे हैं, अपन तो वेट मेजर कर रहे हैं। बट अपन ऐसे क्या लगा देते हैं? अपन उसको कौन से लगा देते हैं? अपन क्या कहते हैं उसको? अपन उसकी वेट की मास की लगा देते हैं। अपन मास की ऐसा यूनिट होती है जी, तो वेट की क्या होती है? वेट की न्यूटन ही होती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर किसी बंदे का वेट है, वो 10 न्यूटन है, तो व्हाट विड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून के ऊपर कितना वेट होगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। बताता हूँ आपको, मून के ऊपर जितना वेट यहाँ होता है उसका 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपका 6 kg है तो वहाँ पर 1 kg होगा, यहाँ 60 kg है तो वहाँ पर 10 kg होगा, यहाँ 600 kg है तो वहाँ पे 60 kg होगा। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे निकालना है कि उसका 10 kg कितना है अर्थ पर है, तो उसका 1/6 निकालना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10/6 करना पड़ेगा। 10 को डिवाइड कर दो, किससे, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आता है भैया, 6 1 जार 6 बच गया 4.0, 6 6 जा 36, 4 0 6 6 जा 36। इसका मतलब कि 1.66 न्यूटन जो है उसका वेट होगा कहां पर, मून पर। मून पर अर्थ पे कितना था, 10 न्यूटन। और समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी आपको बुक का ही है, इसको भी आप करना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है उसको अपन थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट जोर लगाते हैं अपन ऐसे, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। बात याद आएगी, समझ में आ गई, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और उस थ्रस्ट का इफेक्ट पर यूनिट एरिया पे क्या पड़ रहा है उसको अपन प्रेशर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, और वो पर यूनिट एरिया कितना इफेक्ट लग रहा है उसको अपन प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन। मतलब ये पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर लग रहा है इसको भी अपन प्रेशर, कितना फोर्स लग रहा है वो भी अपन प्रेशर कह सकते हैं। कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि पर यूनिट एरिया कितना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, कितने एरिया पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर -2b, उस स्क्वायर पर ऊपर चला जाता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है भाई। और एक और यूनिट होती है इसकी पास्कल भी होती है प्रेशर की, याद रखना। प्रेशर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो करता है फोर्स अप्लाइड, कि कितना फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर, दो चीजें डिपेंड करता है। बट देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इस बात से अपने को क्या बात पता चलती है, इस बात से अपन क्या चीज सीखते हैं, इसमें बड़ी मस्त चीज सीखते हैं कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? जितना फोर्स बढ़ाऊंगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स में कम करूंगा उतना प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है, क्लियर। इसमें उल्टा सिस्टम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया में कम करूंगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अपनी जिंदगी बड़ी आसान हो चुकी है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। तो प्रेशर तभी होता है, मैंने आपको, कि जो प्रेशर है वो कम हो जाता है जब उसका एरिया बढ़ाते हो, और एरिया कम करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए। अब इसी वजह से जो बिल्डिंग होती है ना, ऊंची से बुर्ज खलीफा है, तो उसका जो बेस होता है ना वो बहुत ज्यादा चौड़ा बनाते हैं। बुर्ज खलीफा ऊंची बिल्डिंग है लेकिन उसका जो बेस है बहुत ज्यादा चौड़ा है। क्यों चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि बेस भी उसका पतला बनाया, बेस ये पतला बनाया, तो वो क्या करेगी, जमीन के अंदर धंस जाएगी, नीचे धंस जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा, उसको प्रेशर ज्यादा फील होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो नीचे आ जाएगा। बट यहीं पे अगर उसका मैं क्या कर दूं, एरिया बढ़ा दूं ऐसे और फिर बिल्डिंग खड़ी करूं, तो अब क्या किया, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम फील होगा, तो ये नीचे आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? ऐसे कैसे आपने नोटिस किया होगा, आप स्कूल के बैग उठाते हो, उसके जो स्ट्रेप्स होते हैं ना, कंधे वाले शोल्डर स्ट्रेप्स, ये जो शोल्डर स्ट्रेप्स होते हैं ना, इसके अंदर अगर ये बहुत पतले पतले हैं तो आपको ज्यादा वजन लगता है, ज्यादा आपको प्रेशर लग रहा होता है, आप आसानी से उठा भी नहीं सकते, है ना। और मान लो कि इसी के अगर स्ट्रेप चौड़े चौड़े हों तो आपको क्या होता है कि प्रेशर कम लगता है। वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर मान लो कि पतले होंगे तो मतलब एरिया कम है तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होता है। चौड़े से एरिया बढ़ गया तो आपको प्रेशर कम फील होता है, कम वजन लगता है। दो कितनी बढ़िया आपके रोज डेली लाइफ में काम आ रही है। पर ऐसा क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि एरिया बढ़ता है तो प्रेशर
कम होता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। अपने को प्रेशर कम चाहिए तो इसका एरिया बढ़ा दो, बड़ा सिंपल तरीका। और बताऊँ आपको, आप मुझे बताओ क्या आप इसे हील्स पहन करके, तीखी तीखी वाली हील्स पहन करके आप रेत में चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हील्स के अंदर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो जैसे आप चलोगे रेत में तो पैर में अंदर धस जाएगा। तो अपन चौड़े चप्पल लेके चलते हैं, चप्पल जैसे वो देखे हम चलते हैं ऊँट, ऊँट के जो पैर तो गद्दे होते हैं, चौड़े जो पैर होते हैं, उससे क्या होता है कि उसके ऊपर वो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगता है उसको, तो वो आसानी से चल सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि आपको कहीं दीवार में खड्डा करना है, तो कील जो होती है उसके दो तरह मुंह होते हैं, एक ऐसा होता है और एक तीखा होता है। तो तीखे को अंदर दीवार में डालूंगा, इस मोटे वाले को जो चौड़ा फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस दीवार में डालूंगा। जाहिर सी बात तीखे डालूंगा। क्यों? क्योंकि तीखे में यहाँ पे एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आसानी से चला जाएगा। अब यहाँ अपने को प्रेशर बढ़ाना है अपने को, है ना, तो अपने पता है भैया एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, अपना लग जाएगा। उल्टा लगाऊंगा तो यहाँ प्रेशर कम फील होगा, उसको वहाँ जोर से लगाऊंगा लेकिन प्रेशर लग ही नहीं रहा है तो वो जाएगा ही नहीं। तो कितनी कमाल की साइंस थी और आपकी डेली लाइफ में काम आ रही है। पता थी कि आपको? पता नहीं थी ना, बता दी देखो मैंने आपको। इतनी मस्त मस्त चीज़ें देखो यार। इसके अलावा ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स एंड दे हैव एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसके अलावा लिक्विड्स जैसे कि गैस वो बाकी दूसरे लिक्विड जो भी होते हैं वो सब भी अपने चारों तरफ जो है वो प्रेशर है वो पूरी साइड की वॉल की तरफ ऊपर नीचे हर तरफ वो प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। और लास्ट चीज पढ़ रहे हैं अपन ब्यूएंसी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ब्यूएंसी। ठीक है, क्या होती है ब्यूएंसी? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड। कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर होता है या गैस के अंदर होता है, गैस भी फ्लूइड होते हैं, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स फील होता है। ठीक है, ये तो उसका वेट लग रहा है उसको ग्रेविटी की वजह से। क्या लग रहा है उसको? वेट लग रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। बट उसको नीचे से ऊपर भी एक फोर्स फील होता है। आप कोई भी सामान पानी में रखो, एक बार यूं दो तो उसको एकदम से ऊपर आता है उछल करके। आदमी भी डूबता है ना, तो एक बार उसको कुएं में फेंक दो, फेंको मतलब जो तैरना था कूद जाना, आप कूदोगे तो एक बार नीचे जाने के बाद एकदम से ऊपर आता है वापस। क्यों आता है वो ऊपर? वो इस फोर्स की वजह से आता है। किस वजह से आता है? फोर्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं अपन ब्यूएंसी फोर्स बोलते हैं। इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और ये फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड कौन सा है, पानी है, पेट्रोल है या आपके शहद है। डेंसिटी समझते हो ना, ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है ज़्यादा डेंसिटी है, पतला पतला होता है मतलब कम डेंसिटी है, तो उसकी डेंसिटी पे के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन attracted of the earth on the surface of object, buoyant force exerted by the fluid on the surface of the object floats in the surface। इसका मतलब अगर अर्थ की ग्रेविटी ने इसको तो इधर खींचा है और ब्यूएंसी फोर्स ने इधर खींचा, अगर ब्यूएंसी फोर्स इस ग्रेविटी से ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया और ये कम रह गया, तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। वो ऑब्जेक्ट है वो तैरने लग जाएगा। तो तैरने का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आता है। ठीक है, और मान लो किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि इसका जो फोर्स है वो ग्रेविटी ज्यादा हो गई, इसके मुकाबले ग्रेविटी ज्यादा हो गई और ये जो ब्यूएंसी फोर्स है कम होगा, तब वो जो ऑब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा? वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता या तैरता किस वजह से है? उसके ब्यूएंसी फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? फिर किसकी वजह से? ब्यूएंसी फोर्स से, क्योंकि लिक्विड जो है उसको ऊपर एक धक्का मारता है, एक फोर्स लगता है, इसको अपन ब्यूएंसी फोर्स बोलते हैं। अब जैसे अपन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन उसके अंदर ही ये एक ब्यूएंसी फोर्स पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, और उस वजह से चीजें तैरती है। समझ में आया चैप्टर? मजा आया कि नहीं आया? कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए हैं। आप वैसे बुक के लगभग अपन ने जो भी क्वेश्चन थे ओपन कर लिए, 2 क्वेश्चन को छूट गए होंगे टाइम के हिसाब से, तो आप बोलोगे तो और क्वेश्चन करा देंगे। आपको एक स्पेशल क्लास ले लेंगे जिसमें आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन करा देंगे आप बोलोगे तो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ग्रेविटी पढ़ने में मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। बड़ा शानदार चैप्टर है और एक्सप्लेन तो मैंने वीडियो से कर दिया था। बाकी मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मस्त रहो।